हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10वां का सब्जेक्ट ज्योग्राफी भूगोल का एक्सरसाइज छठा का ऊर्जा या शक्ति संसाधन में आज हम लोग 20वां टॉपिक पर जो है बात करेंगे, देखेंगे 20वां टॉपिक। 20वां टॉपिक है ताप विद्युत। तो ताप विद्युत के बारे में हम लोग देखेंगे कि ताप विद्युत जो है कैसा विद्युत है और ये क्या चीज़ से प्राप्त किया जाता है और ये भारत में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले ताप विद्युत के बारे में हम लोग जो है आते हैं। तो ताप विद्युत जो है आपका ये जो है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा को ही ताप विद्युत कहा जाता है। मतलब कोयला से जो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जो उत्पादित ऊर्जा होते हैं वही ऊर्जा हमारा ताप विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अर्थात कोयला को जो है, कोयला से जो है ताप विद्युत ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए कोयला को जलाना पड़ता है। और कोयला को जब जलाते हैं या पेट्रोलियम को जलाते हैं या प्राकृतिक गैस, ये तीनों में से किसी पदार्थ को जलाने के बाद उस ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करने के बाद वह जो है मतलब भाप से, उसके भाप के प्रेशर से टरबाइन का जो है पंखी होते हैं उसको जो है घुमाया जाता है। जब घूमता है तो टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है और वही विद्युत हमारा तापीय विद्युत कहलाता है। यह जो है तापीय विद्युत केंद्र जो है भारत में मुख्यतः देखा जाए तो बोकारो में है, आपको कहलगांव में है, बरौनी में, सिंगरौली में है, पतरातू में है, तालचर, फरक्का, ओबरा, नासिक, दादरी, कोबरा और इत्यादि ये सब मुख्य ताप विद्युत केंद्र हैं। ये सब जो है यहाँ पर जो है ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है जहाँ से ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ जो है आपका कोयला के मदद से या पेट्रोलियम पदार्थ के मदद से या प्राकृतिक गैस के मदद से जो है ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ताप विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपको जो है यहाँ ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये ताप विद्युत केंद्र है जहाँ से कोयला, ये चूल्हा है, ये कोयला इसमें जलाया जाता है और इससे ताप उत्पन्न किया जाता है। इस ताप से जो है भाप जल है, जल का जो है गर्म किया जाता है पानी को और भाप से जो है टरबाइन घुमाकर जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो संयंत्र है ये आपका ताप विद्युत का है जहाँ से कोयला, पेट्रोलियम या फिर आपका प्राकृतिक गैस को जलाकर उससे ऊष्मा प्राप्त करके उससे विद्युत बनाया जाता है। इस तरह से भारत में कई जगह हैं ताप विद्युत केंद्र। अब हम लोग जो है 21वां टॉपिक देखेंगे, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा जो है क्या है, इससे जो है किस प्रकार से ये ऊर्जा उपयोग में लाया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा 21वां टॉपिक में कहता है कि परमाणु ऊर्जा के बारे में पहली बार 1942 ईस्वी में पता लगा। 1942 ईस्वी से पहले परमाणु ऊर्जा के बारे में किन्हीं को कोई पता नहीं था, इसका खोज नहीं हुआ था। 1942 ईस्वी में जो है परमाणु ऊर्जा के बारे में पता चला। इसके अंतर्गत जो है मतलब संलयन विधि या विखंडन विधि के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और उस ऊर्जा से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है और भाप बनाने के बाद जो है आपका जनरेटर चलाया जाता है। उस जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होता है, वही विद्युत हमारा जो है परमाणु ऊर्जा कहलाता है। इसमें भी क्या होते हैं कि जैसे अभी हम लोग जो है पीछे पढ़े कि कोयला को जलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कोयला के जगह पर कोयला नहीं जला के बल्कि परमाणु जो है किसका परमाणु होते हैं, तो यूरेनियम, यहाँ देखिए यूरेनियम है। तो यूरेनियम के परमाणु को यूरेनियम जो है या थोरियम परमाणु का उपयोग किया जाता है और इसका नाभिकीय विखंडन किया जाता है। नाभिकीय विखंडन कराने के बाद यूरेनियम का या थोरियम का उसका नाभिकीय परमाणु का जो नाभिक होते हैं उसका विखंडन किया जाता है
और जैसे विखंडन होती है तो उससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा होती है और उस ऊष्मीय ऊर्जा के मदद से पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करके उससे जो है विद्युत बनाया जाता है टरबाइन के मदद से, जनरेटर के मदद से। तो इस तरह से जो है आपका परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर जो है देखिए परमाणु संयंत्र यंत्र का जो है आपका जो है फिगर है। यहाँ पर जो आपका इसी तरह से परमाणु का जो है परमाणु का विखंडन किया जाता है या फिर परमाणु का संलयन किया जाता है। संलयन का मतलब होता है कि दो नाभिक को जोड़ना। जब जो दो नाभिक को, दो परमाणु के छोटे छोटे नाभिक को संयोग किया जाता है, संलयन कराया जाता है, तब वो संलयन होने के पश्चात में भी बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और वही ऊर्जा जो है आपका गर्म करने में, जल को गर्म करने में प्रयोग किए जाते हैं और जल को गर्म करके उससे भाप बनाकर जनरेटर के मदद से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा जो है दो रूप से प्राप्त किए जाते हैं। पहला कि परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु को जो है आपको संलयन करके, संलयन करने का मतलब हुआ कि नाभिक को जो है परमाणु के छोटे छोटे नाभिक को जोड़ना, मतलब उसको संयोग करवाना। परमाणु के छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उसके नाभिक को जब संलयन करते हैं तब संलयन होने के पश्चात उसमें बहुत भारी मात्रा में वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और वह ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा होता है और उस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने में, जल को गर्म करने में प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद उस भाप से जनरेटर को चलाया जाता है। भाप के प्रेशर से टरबाइन का पंखी होती है, पंखी पर जो है भाप दिया जाता है जिससे पंखी घूमने लगता है और विद्युत उत्पन्न, जनरेटर से विद्युत उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा विधि है इसमें विखंडन द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़े नाभिक होते हैं, एक परमाणु का बड़े नाभिक होते हैं और उस बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है। अब जैसे बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद विखंडन करना मतलब तोड़ना, विखंडन करने के बाद भी जो है उस नाभिक से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा होते हैं, तापीय ऊर्जा होते हैं और उस तापीय ऊर्जा को पानी को गर्म करने में प्रयोग करके उससे भाप बनाया जाता है और भाप बना के विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमाणु जो होते हैं उसमें दो तरह के परमाणु ज़्यादा प्रयोग होते हैं। पहला आपका यूरेनियम और दूसरा आपका थोरियम। तो आप यूरेनियम का भी परमाणु हो या थोरियम, दोनों से जो है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन करा के ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है और ऊष्मा जैसे उत्पन्न होती है तो उससे भाप बना के, जल को गर्म करके भाप बना लिया जाता है और भाप बनाने के बाद जो है उससे अल्टरनेटर, जनरेटर का पंखी को प्रेशर से घुमाकर उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है और वही विद्युत परमाणु ऊर्जा कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं बड़े बड़े जो है ये भट्टी है और यहाँ पर जो है परमाणु का जो है यहाँ पर या तो संलयन कराया जाता है या फिर उसको विखंडन कराया जाता है जिससे ऊष्मा मिलती है और उस ऊष्मा को पानी को गर्म करके, उस ऊष्मा का उपयोग पानी को गर्म करने में करके उससे भाप बना के और उसके बाद उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो संयंत्र आप देख रहे हैं ये आपका संयंत्र जो आपका है ये आपका एक प्रकार का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिससे परमाणु ऊर्जा तैयार किया जाता है, विद्युत ऊर्जा तैयार किया जाता है। इस तरह से हमारा परमाणु ऊर्जा हुए। अब जो है अगला जो टॉपिक है आपका भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। तो भारत में जो है जो आपका ये टॉपिक है इसका मतलब हुआ कि भारत में जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ कहाँ है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला केंद्र कहाँ कहाँ है। तो देखिए क्या भारत में जो है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में लगाया गया था। भारत में जो है
सबसे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना तारापुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये यहाँ स्थापित किया गया था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो समय जैसे जैसे बीता तो कालांतर में रावत भाटा ये राजस्थान में, यहाँ भी स्थापित किया गया। कलम्पकम में जो तमिलनाडु में है, यहाँ भी स्थापित किया गया। फिर आपका नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ भी स्थापित किया गया। फिर जो है काकरापारा में जो है, जो गुजरात में है, यहाँ पर भी आपको स्थापित किया गया। और कैगा जो है कर्नाटक में है, ये स्थान पर आपका परमाणु उत्पादन संयंत्र है, उत्पादन परमाणु केंद्र है, जहाँ से परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है आपका तारापुर है महाराष्ट्र में, ये 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो है परमाणु संयंत्र केंद्र तारापुर में ही है। उसके बाद जो है रावत भाटा है, कलपकम है, नरोरा है, आपका जो है काकरापारा है और कैगा है। तो इस तरह से भारत में कई जो है आपका परमाणु केंद्र स्थापित हैं। अब 23वां में हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है। तो कह रहा सौर ऊर्जा कह रहा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के जो प्रकाश से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। कह रहा इसमें फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। कहने का मतलब जो है कि ये सौर ऊर्जा को एक विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके लिए एक सौर प्लेट होता है, और वो सौर प्लेट जो है उसमें सूर्य का प्रकाश जैसी पड़ती है तो वह सौर प्लेट वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर प्लेट में जो होते हैं सीजियम और कुछ अन्य धातु के तार लगे होते हैं। सौर प्लेट के अंदर में सीजियम का धातु का तार रहता है, जो उसके अलावा कुछ और भी धातुएं होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सीजियम होते हैं। सीजियम जो है पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सीजियम का तार गर्म होने लगता है। जो सौर प्लेट के अंदर में पतले पतले सीजियम का जो है तार होते हैं, और वह तार जो है जैसे धूप में सूर्य के प्रकाश में गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो धातु से इलेक्ट्रॉन त्याग होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। और वह इलेक्ट्रॉन जो है जब बाहर निकलने लगता है तो वो एक प्रवाह होने लगता है, और इसी को जो प्रवाह होने लगता है इसी को हम लोग बिजली या विद्युत कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक चालक पथ में प्रवाह होने लगती है तो उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। तो इस तरह से सौर प्लेट जो है, सौर प्लेट पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो वह सौर प्लेट में, यहाँ देखिए ये आपका सौर प्लेट है। ये सौर प्लेट में यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश, ये सौर प्लेट है। ये सौर प्लेट में जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ती है तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद इसमें जो है व्हाइट नियन आपका तार दिखाई पड़ रहा है। तो वो तार होते हैं सीजियम का तार होते हैं, और वो सीजियम का तार धूप से गर्म होके उस तार से सीजियम जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने लगता है, और वह इलेक्ट्रॉन त्याग होने पर वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, और वही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो आवेश कहलाता है वो आवेश होते हैं, और उसी आवेश को विद्युत कहते हैं। तो ये सौर प्लेट जो है सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, और इस तरह से ये सौर ऊर्जा कहलाता है। तो इस तरह से भारत में जो है सौर जो है भारत में प्रति जो है वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन जो है करने की भारत में क्षमता है। माने भारत में जो है आपका जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। तो ये हमारे जो है सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का जो है बारे में हुआ कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होते हैं उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा जो है सौर प्लेट पर से सौर प्लेट का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युतीय ऊर्जा में उसको बदल देते हैं। और भारत में इसकी जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षमता है वो 20 किलोमीटर प्रति वर्ग मेगावाट 20
प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता इसमें है भारत में। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है 24वां टॉपिक देखते हैं आपका पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा कह रहा है कि बहते हुए हवा की शक्ति से टरबाइन घुमाकर जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसी को ही हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कह रहा पवन ऊर्जा जो है जब हवा तेज बहती है तो हवा तेज बहने के बाद उसमें एक शक्ति आ जाती है। हवा में जो है शक्ति है, जब बहती है तो उसमें बहने के बाद उसमें एक शक्ति आती रहती है और उस शक्ति से टरबाइन में पंखे होते हैं, उस टरबाइन के पंखे को घुमाता है और जब जैसे टरबाइन के पंखे को घुमाता है तो उससे एक विद्युत उत्पन्न होती है और उसी विद्युत को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये पवन ऊर्जा का ये जो है आपका पंखे हैं, ये लगे हुए होते हैं। जब हवा तेज चलती है तो ये जो पंखे देख रहे हैं ये पंखा जो है तेजी से घूमने लगता है। अब इसमें जो है ये आपका टरबाइन लगा हुआ है, ये टरबाइन जो है जैसे पंखा घूमती है तो ये टरबाइन जो है अंदर में कुंडली होती है वो घूमने लगता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है और उस विद्युत का उपयोग हम लोग कई कार्यों में करते हैं। तो इसी को हम लोग जो है कहते हैं पवन ऊर्जा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बहते हुए जल की शक्ति से टरबाइन घुमाकर जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसे ही पवन ऊर्जा कहा जाता है। अब जो है भारत में जो है ये पवन ऊर्जा जो है उत्पादन में यह बहुत सस्ता होते हैं। इसका उत्पादन जो होते हैं उत्पादन करने में कोई खर्च नहीं होते हैं, इसीलिए ये सस्ता होते हैं। क्योंकि जो भी खर्च है आपको आपका पंखा टरबाइन लगाने तक में ही खर्चा है और उसके बाद हवा आपका चलते रहेंगे, पंखा घूमते रहेंगे, टरबाइन जो है घूमते रहेंगे और आपका विद्युत उत्पन्न होते रहेंगे। तो यह जो है पवन ऊर्जा जो होते हैं उत्पादन में बहुत सस्ता होते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है एवं प्रदूषण मुक्त होता है और इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण इस विद्युत को उत्पन्न करने में किसी तरह का कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पवन की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो आप पवन को जो है पवन से आपको जो टरबाइन घूमना है तो पवन जो है जिस क्षेत्र में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलते रहती है वहीं पर यह पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर आपका जो हवा कम चलती है तो आपको जो है पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पवन चक्की जिसको बोलते हैं पवन चक्की नहीं लगा सकते। अगर लगा भी देंगे तो उसको उपयोग करने के लिए कम से कम हमें हवा का वेग जो है गति जो है कम से कम 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से अधिक होना चाहिए, गति अधिक होना चाहिए, तब वो पंखी घूमेगा और पंखी जब घूमेगी तो आपका विद्युत उत्पन्न होगा। इस पंखी को घूमने के लिए कम से कम जो है आपका 5 किलोमीटर हवा का जो वेग होना चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होना चाहिए। तो इसके लिए जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार या उससे अधिक रहेगा तब ये जो है आपका जो पंखा देख रहे हैं ये पंखा आपका घूमने लगेगा और टरबाइन के अंदर से विद्युत उत्पन्न होने लगेगी। तो कम से कम 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा का वेग होना चाहिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पर बात करेंगे 25वां जो है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है क्या है? तो ज्वारीय ऊर्जा कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर बांध बनाए जाते हैं और ज्वार आने पर समुद्र का जो पानी बांध पर चढ़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। ज्वार भाटा के समय यह पानी विशेष बने छिद्र से नीचे गिरता है और इसे और नीचे लगे टरबाइन के पंखे पानी के धार में घूमने लगता है जिससे विद्युत उत्पन्न होते हैं और इसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है। देखिए ये समुद्र है, ये समुद्र के अंदर में आपका जो है लगाया गया है टरबाइन। ये टरबाइन है, ये टरबाइन आपका है। इसमें जो है जब समुद्र में जब लहर चलती है तो वो लहर जो है अंदर भी होती है
और जब अंदर का जो पानी जब यहाँ पर लहर से इस टरबाइन का पंखे पर दबाव देता है तो ये पंखा तेजी से घूमने लगता है। और जब तेजी से घूमने लगता है तो यहाँ जो है एक अल्टरनेटर लगे हुए होते हैं, जनरेटर लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर से कुंडली होती है जो विद्युत उत्पन्न करता है और वो विद्युत उत्पन्न करके उत्पादन कर देता है। तो इस तरह से जो विद्युत उत्पादन किए जाते हैं इसी को हम लोग जो है ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर बांध बनाए जाते हैं और उस बांध पर जो है मतलब आपका छोटे छोटे बड़े माने छिद्र दिए जाते हैं पानी का उसमें आने के लिए, और वहीं छिद्र के सामने पंखे लगे होते हैं टरबाइन का, और वो पंखा जैसी लहर चलती है तो छिद्र से विशेष छिद्र होती है, उस छिद्र से पानी जब आता है तो पंखे से जो है टकराता है और पंखे का जो है वेग में ला देता है और पंखा जो है घूमने लगती है, और वो घूमने के बाद अल्टरनेटर जनरेटर से जो विद्युत उत्पन्न होता है तो वही हमारा ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। अब इसके बाद जो है भारत में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी इत्यादि में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर भारत में देखा जाए तो जो आपका ज्वारीय जो ऊर्जा है सब जगह उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जहाँ पर ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा अधिक आते हैं वहीं पर आपका ये उत्पन्न हो सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा भारत में जो है कच्छ के खाड़ी में आती है, तो वहाँ पर जो है यह ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और खंबात का खाड़ी, ये दो जगह में जो है समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा अर्थात ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है ये ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है दो जगह। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है देखेंगे, ये भी आपका जो है ज्वारीय ऊर्जा का सबसे नीचे वाला भाग का जो है ये सिस्टम दिखाया जा रहा है कि अंदर में किस किस तरह से पंखे लगे हुए रहते हैं, अल्टरनेटर लगे हुए होते हैं, और वहाँ से विद्युत उत्पन्न कैसे कैसे किया जाता है, ऊर्जा कैसे किया जाता है। अब जो है 26वां टॉपिक हमारा है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा जो है भूमि अर्थात जमीन के अंदर संरक्षित ताप को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी के अंदर में लगभग 6000 जो है किलोमीटर अंदर में जो है अत्यधिक ताप है संचित हैं, बहुत अत्यधिक, मतलब जो है लगभग जो है आपका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ताप वहाँ पाए जाते हैं। तो भूमि के अंदर जो है संचित ताप, भूमि के अंदर जमीन के अंदर धरती के अंदर में जो ताप संचित है उसी ताप को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो हम लोग ज्वार भाटा जो देखते हैं, ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं वो धरती के अंदर से ताप ही जो है बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो कहीं कहीं पर पृथ्वी के अंदर में वो लावा जो है ताप जो है पृथ्वी की ऊपरी परत को कमजोर कर देता है, अंदर से मिट्टी को गलाते चला जाता है, और जब कमजोर कर देता है तो वही जो है ताप वो कमजोर परत को फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से उसको हम लोग जो है ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी का फटना कहते हैं, जो आग और मिट्टी का लावा होता है। तो वो हमारे धरती के अंदर में अत्यंत ताप संचित है, और उस ताप को जो है हम लोग जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विशेष जो है तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। मतलब जो भूमि के अंदर में जो ताप संचित है, जो असीमित रूप से ताप है, तो उस ताप को एक तकनीक से, एक मशीन के मदद से उसको ऊपर लाया जाता है, और ऊपर लाने के बाद उसे जो है विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है फिगर जो है इस प्रकार से आपको दिखाते हैं। ये फिगर जो है आपका भूतापीय ऊर्जा का है। ये भूमि के अंदर में जो है ताप है, अब इस ताप को ऊपर लाया गया है, और ऊपर ला के जो है ताप को माने पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म करके भाप बनाया जाता है, और भाप बना के जो है उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। वह विद्युत हमारा भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। तो इस तरह से हमारा पृथ्वी के अंदर में जो ताप संचित है उस ऊर्जा को ही हम लोग जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं।
भूतापीय ऊर्जा जो है भारत के लद्दाख के पुरगा घाटी में इसको प्राप्त किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तब भूतापीय ऊर्जा जो है, ये भूतापीय ऊर्जा जो आपका भारत में लद्दाख के पुरगा घाटी है वहां पर स्थापित किया गया, वहां जो है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और मध्य प्रदेश का ताता पानी इत्यादि क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किए जा रहे हैं। ये 3 जगह आपका भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे आपका जो है ये भी आपका भूतापीय ऊर्जा का ही जो फिगर है। यहाँ भी आप जो है देख सकते हैं कि ये भूमि के अंदर से ताप को ऊपर लाया जा रहा है और ऊपर ला के जो है यहाँ पर जो है पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके उससे बिजली बनाया जाता है। तो ये बिजली घर हो गया। तो इस तरह से भूतापीय ऊर्जा का जो प्रयोग बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब जो है हम लोग अगला जो देखेंगे बायोगैस। तो बायोगैस जो है क्या है, बायोगैस जो है किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बायोगैस कह रहा है कि जैविक अपशिष्ट जैसे पशुओं के गोबर, मृत पौधे, जीव जंतु का अवशेष, कचरा इत्यादि को सड़ाने पर उससे बैक्टीरिया उत्पन्न होती है और वह बैक्टीरिया अपघटित होने पर उससे जो है अपघटित करता है और उससे एक गैस उत्पन्न होती है। उसी गैस को बायोगैस कहते हैं। अब जैसे कोई भी सड़े गले चीज जो है बदबू देता है, तो बदबू देता है तो वो क्या बदबू है, वो उसका सड़े गले चीज का अपघटित होने पर वो गैस जो निकलता है वो बदबू वाला गैस होता है। तो वही गैस जो है बायोगैस है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का गोबर, आपका मृत पौधे माने सूखे हुए पौधे, आपका जीव जंतु के अवशेष माने मृत जीव जंतु का जो शरीर का जो अवशेष होता है वो, या कूड़ा करकट जो आपका घर से बाहर निकलता है कूड़ा करकट, वो सभी पदार्थ को सड़ाने के बाद उसको सड़ाया जाता है। तो सड़ाने के बाद उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वह बैक्टीरिया जो है उस पदार्थ को अपघटित करता है। अपघटित करने के पश्चात उससे एक गैस उत्पन्न होती है जो गैस मीथेन गैस होती है। वह बैक्टीरिया द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होता है। उसी गैस को जो अपघटित करने के बाद उससे गैस उत्पन्न होता है, उसी गैस को हम लोग जो है बायोगैस कहते हैं। अगर इसका जो है फिगर देखा जाए किस प्रकार से अपघटित कराया जाता है, तो यहाँ देखिए जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं, ये आपका जो है लोहे का ये टंकी होता है, ये गड्ढा होता है। इस गड्ढा में जो है आपका गैस संचित होता है। ये यहाँ पर एक गड्ढा होते हैं, यहाँ पर गोबर को या सड़े गले पदार्थ को जैसे डालते हैं तो यहाँ से ससर के ये पदार्थ यहाँ आ जाती है। जब ये पदार्थ यहाँ पर सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं यहाँ डालने के बाद ये यहाँ के माध्यम से रास्ता के माध्यम है, रास्ता दिया हुआ है, इस रास्ते से यहाँ सड़े हुए गले पदार्थ यहाँ आ जाते हैं। जैसे गोबर डाला तो गोबर यहाँ से जैसे डालेंगे तो यहाँ से सड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है गोबर कुछ दिन इसको रखा जाता है, यहाँ पर सड़ता है। सड़ने पर इसमें जो है बैक्टीरिया उत्पन्न सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सड़ने लगते हैं। जैसे सड़ते हैं तो इसमें गैस उत्पन्न होते हैं और यह गैस ऊपर की ओर ये टंकी जो है लोहा का टंकी डाला हुआ रहता है, ये लोहा का टंकी में संचित हो जाता है। अब यहाँ जैसे संचित होता है तो ये नली देख रहे हैं लगा हुआ है, तो ये नली के माध्यम से जो है हमारा जो है इस नली के माध्यम से ये गैस बाहर निकाल के हम लोग रोशनी उत्पन्न करने में या ईंधन के रूप में खाना पकाने में इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद इससे जो है पदार्थ जो है जो सड़ के जो हल्का हो जाते हैं तो वह हल्का पदार्थ एक रास्ता से इस नली के बाहर आ जाते हैं और इसका जो है बाहर निकाल के हम लोग इसका उपयोग खाद के रूप में, किसान लोग खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जो है एक प्रकार का खाद बन जाता है। तो इस तरह से जो गैस प्राप्त किया जाता है इसी गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। मतलब सड़े गले पदार्थ को या माने गोबर या मल मूत्र से सड़े गले पदार्थ, कचरा या मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु के अवशेष भाग को सड़ाकर, गलाकर, अपघटित कराकर उससे जो गैस प्राप्त किया जाता है उसी गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। वही हमारा बायोगैस है जो सड़े गले पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस में सबसे मुख्य जो अवयव होते हैं मीथेन गैस होते हैं।
मीथेन गैस जो होते हैं एक अति ज्वलनशील गैस होते हैं, जिसको जलाने पर वो जो है अति तेज से वो जलता भी है और उष्मा भी देता है। अब हम लोग जो है अगला जो है टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। तो ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कह रहा है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सीमित रहने के कारण ऊर्जा संसाधन का संरक्षण जरूरी है। हमारा जो इस पृथ्वी पर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत हैं वो सीमित हैं, मतलब अगर अत्यधिक मात्रा में खर्च कर देंगे तो वो समाप्त भी हो सकता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं। अब जैसे कोयला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये हमारे पृथ्वी में जो है सीमित रूप में है, मतलब अत्यंत मात्रा में भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। अगर इसको हम लोग जो है अत्यधिक मात्रा में अगर उपयोग कर दें तो यह संसाधन आने वाला समय में समाप्त हो जाएगा। तो इसको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब संरक्षण के लिए कौन कौन उपाय हैं जो हम लोग देख सकते हैं कि संरक्षण ऊर्जा संसाधन का जो है संरक्षण करने के लिए कई हम लोग उपयोग कर सकते हैं तथ्य का। तो पहला तथ्य है उपयोग करने के लिए आप जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत को विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। अगर जितने भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं अगर हम उसको विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करें तो हमारा आने वाला समय में ये लंबे दिन तक यह संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। अगर जो है काम के काम भी हो जाए और जितना काम रहे उतने संसाधन का उपयोग करें, अत्यधिक मात्रा में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का हम लोग नहीं उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। दूसरा हमारा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नए भंडारों की खोज करना चाहिए। मतलब अगर आप ऊर्जा संसाधन का संरक्षण करना चाहते हैं तो एक संसाधन मिलने के बाद उसका उपयोग जब कर रहे हैं तो दूसरे संसाधन का भी ऊर्जा संसाधन का खोज करते रहना चाहिए, ताकि उससे खत्म होने से पहले हमें नए ऊर्जा स्रोत मिल जाए। तो इस तरह से अगर आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत को मतलब नए नए ऊर्जा स्रोत के भंडारों को अगर हम खोज करते रहें तो हमारा जो है आने वाला समय में संसाधन कभी समाप्त नहीं होगा। अब तीसरा जो उपाय है, तीसरा उपाय आपका है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। तो जितना मैंने हम लोग से हो सके तो ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसका उपयोग करके हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब बचाना चाहिए। अगर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे हवा से ऊर्जा उत्पन्न करना, ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो हवा से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं या सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं या विद्युत के रूप में, तो ये सब का ज़्यादा प्रयोग करें ताकि हमारे जो है आने वाला समय में परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है वो हमारा संचित रह सके, बच सके। तो इस तरह से अगर हम जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का पूरा उपयोग करें, उसका हम लोग पूरा इस्तेमाल करें तो हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत बच सकती है, वो सुरक्षित रह सकती है। चौथा जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग को जो है विद्युत के जो उपयोग करते हैं तो विद्युत में हम लोग जो है CFL जो बल्ब होते हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए। वो उसमें विद्युत कम खर्चा होते हैं। CFL बल्ब जो है वो बहुत कम ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हर घर में जो है हम लोग CFL बल्ब का ही प्रयोग करके हम जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सुरक्षा कर सकते हैं। पांचवा में है कि बिना जरूरत के विद्युत उपयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है पांचवा टॉपिक है अगर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए संरक्षण करने के लिए कि बिना जरूरत के जो विद्युत है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब विद्युत जो है कोयला के जलाने से उत्पन्न होते हैं, कोयला से बनाए जाते हैं, कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, तो इस तरह से विद्युत उत्पन्न किया जाता है ये सब पदार्थ से। अब हम लोग अत्यधिक मात्रा में विद्युत का उपयोग करेंगे तो हमारा जो है विद्युत जो है खर्च अधिक होंगे और कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ या प्राकृतिक गैस ज़्यादा खपत होंगे। तो अगर हम बचा के चलेंगे
विद्युत को बचा के चलेंगे तो हमारा जो है कोयला भी बचेंगे और प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम पदार्थ भी बचेंगे, कम खर्चा होंगे। तो हम लोग को जितना ज़रूरत हो विद्युत का उतने उपयोग करें और जहाँ तक हो सके विद्युत को हम लोग जो है बचावे, जितना उपयोग कम करें, आवश्यकता जितना रहे उतने करें। बहुत से लोग जो है विद्युत का उपयोग जो है दिन में भी जो है बल्ब जो है बाहर बार के छोड़ देते हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश में बल्ब आप बार रहे हैं, दिन में भी बल्ब बार रहे हैं, तो वैसे ही खपत हो रहा है। तो ये एनर्जी बचाने की चीज़ है। जितने हम लोग ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम लोग बचाएंगे, हमारा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत उतने ही बचेगा। फिर जो है पांचवा जो है छठा हमारा है कि आपका जो है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। मतलब हम लोग को जो है सबसे एक माने अच्छी सी बात है कि ऊर्जा अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो उससे सबसे बढ़िया रास्ता है ऊर्जा को बचाइए, अर्थात ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। माने ऊर्जा उत्पादन का सबसे अच्छा जो तरीका है कि हम ऊर्जा को ही बचावें। अगर हम ऊर्जा बचावेंगे तो वो ऊर्जा उत्पादन ही कहलाता है। और यह चीज़ समाज के हर व्यक्ति को माने अवगत अर्थात माने जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि हर समाज के हर व्यक्ति को माने ये चीज़ जानना चाहिए कि ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा ही बचत है, अर्थात ऊर्जा बचत हम करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन वो होता है। तो इस तरह से समाज के को अवगत या जागरूक करना चाहिए इस बात से कि आप ऊर्जा का जो है बचत करिए, वही आपका ऊर्जा उत्पादन होगा, आने वाला समय में वो ऊर्जा आपको काम करेगा। तो इस तरह से समाज में हम जागरूकता फैलाकर कि ऊर्जा को सेव करें, ऊर्जा को बचावे, ऊर्जा को संरक्षित करें, तो आने वाला समय में हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम लोग लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है आके समाप्त हो गया। आपका जो छठा अध्याय था आपका ऊर्जा संसाधन, वो आपका समाप्त हो गया है। हमने जो आज जो पढ़ा उसमें सबसे माने मुख्य रूप से तो पहला हम लोग जो है 20वां टॉपिक में देखा, 20वां टॉपिक में हम लोग देखा ताप विद्युत जो है के बारे में जाना। उसके बाद जो है ताप विद्युत के बाद परमाणु ऊर्जा 21वां टॉपिक में जाना। उसके बाद जो है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है, फिर सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग ने देखा, और उसके बाद जो है पवन ऊर्जा, और उसके बाद जो है ज्वारीय ऊर्जा भी पढ़ लिए, और फिर बायोगैस के बारे में हम लोग जाने, और भूतापीय ऊर्जा के बारे में जाने, तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में जाने। बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर 7वां अध्याय हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।